मामा ये आय मामा ये आयशा आप ही किधर है? मुझे छुट्टी करवा के खुद गायब हो गई हैं। अमसाल ने बेजारी से कहा। आज सुबह वो बादल के साथ जाने लगी तो आयशा ने इसे रोक लिया कि इसे कुछ काम है। शहरियार जानता था वो किस डर की वजह से कह रही है, इसलिए उसने भी कहा कि वो रुक जाए। सारा दिन सरिया शाह और फहमीदा बेगम का दिमाग खाने के बाद वो शाम में वापस आई थी। मैं तो यही हूँ, तुम खुद ही ना जाने कहाँ फिर रही हो। हॉल में बैठी आयशा ने कहा, यार आप ही, मैं बोर हो रही हूँ। और ये आप लोग कहाँ गए थे? शहर गए थे, शॉपिंग करके आए हैं, लाएं दिखाएं। नहीं, तुम्हारे लिए एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा क्या? तुम फुप्पो बनने वाली हो? अच्छा, उसने मुंह बनाते हुए सर हिलाया। उसके इतने ठंडे रिएक्शन पर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैली। क्या? क्या कहा आपने? मैं फुप्पो बनने वाली हूँ? यानी मैं फुप्पो बनने वाली हूँ? वो उछलकर खड़ी हुई। बिल्कुल। शहरयार अपनी खुशी से ज्यादा इसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर खुश हो रहा था। ओ गॉड भाई, मैं फुप्पो, बाजी चाचू और आप पापा बनने वाले हैं। अमसाल जल्दी से इसके गले लगी। दिस इज नॉट फेयर येले, इतनी खुशी तो तुमने उस वक्त तो नहीं दिखाई थी जब मैंने आकर बताया था कि तुम पुप्पो बनने वाली हो। तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हो। और दैत ने मौजूद खफगी से कहा, ओ हेलो, भूल गए? मैंने और बाजी बाकायदा भांगड़ा भी डाला था। कितना मजा आएगा ना जब छोटा बेबी मुझे फुप्पो कहकर बुलाएगा। मैं ना इसको अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगी। सो क्यूट। आंखें घुमाती वो आगे की प्लानिंग करने लगी। मैं बता रही हूँ, आप दोनों को बेबी बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए और नाम भी मैं रखूंगी। आयशा और सिद्रा को कहती वो पलटी और एक बार फिर शहरियार के गले लगी। बाकी सब तो ठीक है, मगर हम में मजीद कोई यले और बादल झेलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए प्लीज तुम दोनों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दरियाप ने कहा, क्यों भाई, मेरे जैसा क्यों ना हो? इतनी तो क्यूट हूँ। क्यूट प्लस फितना मल्टीप्लाई आफत इज इक्वल टू निरी मुसीबत, दरियाप ने हंसते हुए कहा। देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुमसे उलझकर मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। और इसका क्या जो तुमने हमारा चैन और सुकून गारत कर रखा है। एक टाइम था जब हम लोग खुश व खरम और पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। फिर तुमने आकर हलचल किया, एक तूफान बर्पा कर दिया। जब से आई हो हम लोग सुकून को तरस गए हैं। पता नहीं वैसा सुकून दोबारा कब नसीब होगा। कदर नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी ना तब तुम लोग मुझे याद किया करोगे कि कोई यले हुआ करती थी। हाँ नहीं तो। इसकी बात पर लॉन्च में बैठे अफराद के होंठों पर से मुस्कुराहट गायब हुई। अल्लाह ना करे यले, जो मुंह में आता है बोल देती हो, कभी तो सोच लिया करो। सारा बेगम ने गुस्से से टोका। पुत्र, ऐसी बात नहीं करते। क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, हाजरा शाह ने कहा। कम ऑन दादू, मैं मजाक कर रही थी, आप लोग तो सीरियस ही हो गए। फिक्र मत करें, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ती। माहौल की संजीदगी को देखते हुए अमसाल ने कह के लगाया, दोबारा ऐसी बात मत करना, जानती हो ना तुम्हारे भाई सह नहीं पाएंगे। शहरियार संजीदा हुआ। सॉरी भाई, मैं बस ऐसे ही। आप छोड़ें, मुंह तो मीठा कराएं। अमसाल ने जल्दी से मिठाई उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। एक बात बताएं, ये परसों उदैत आपसे झगड़ कर आया था ना? कुछ देर खामोशी के बाद अमसाल शहरियार से मुखातिब हुई। हाँ। वो उदैत की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, जानता था इसका ध्यान बटाने को बोल रही है। देखा, मैंने उस दिन भी कहा था मगर ये माना नहीं। वो उदैत की तरफ मुड़ी तो उसने शहरियार की तरफ देखा कि भाई क्या कर दिया है। तुम्हें पता है, इसने बदतमीजी भी की और मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। मुझसे चीख चीख कर बात कर रहा था और आते हुए तुमने जो गमला रखा था मेरे रूम में वो भी गिरा आया। शहरियार मुस्कुराहट दबाते बोला। एक वाहिद वही थी जिसके वो काबू में आता था। भाई, उदैद ने आंखें फाड़ते हुए शहरियार को देखा जो छोटे बच्चों की तरह गिन गिन कर शिकायतें लगा रहा था। मैं उसी दिन ही जान गई थी और मेरे पूछने पर ये मुकर गया। अमसाल का एक हाथ इसके बालों में था और दूसरे से वो इस पर मुक्के बरसाने लगी। तुम इनसे पूछो तो सही, मैंने क्यों झगड़ा किया? तुम जानती हो मैं भाई से ख्वामखा नहीं लड़ता। ये मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। कुछ नहीं छुपाया मैंने, अपना मुंह बंद करके बैठो। शहरियार ने इसे आंखें दिखाई। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? उसने दोनों को देखा। नहीं बच्चे, कुछ नहीं है। और उदैद, ये कोई बात है करने वाली?
उसने उदैत को इशारा किया। क्यों नहीं करने वाली? आप बताएं ना यले को, आपने सिक्योरिटी का क्यों बंदोबस्त किया है? उदैत ने डिठाई से कहा। तब नहीं तो अब बताइएगा। कौन सी सिक्योरिटी? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? अमसाल झुंझुलाई। चूंकि वो आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे, इसलिए देखने वालों को यही लग रहा था कि इनकी रूटीन की लाडलियां चल रही हैं। मैं बताता हूँ, भाई ने गार्ड्स रखे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी का बंदोबस्त किया है, और तो और पिस्टल भी साथ लेकर घूम रहे हैं। शहरियार की घुड़ियों के बावजूद उसने अमसाल को बताकर दम लिया। अच्छा, तो नई गाड़ी का ये चक्कर है, गार्ड्स का क्या चक्कर है, इस पर आप रोशनी डालें। वो शहरयार के सर हुई। कोई चक्कर नहीं बेटा, ये ऐसी ही बकवास कर रहा है। उदय झूठ नहीं बोलता, कोई बात तो है। आप और आदि उस दिन भी सबसे अलग थलग बैठकर बात कर रहे थे। अब बताएं क्या बात है? कुछ नहीं बच्चे, कुछ दिन पहले बाजी का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ है, इसीलिए गार्ड्स रखे हैं। कौन से लड़के? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि हम हर वक्त साथ होते हैं। तुम नहीं जानती उन लोगों को, और अब बाकी की बहस बाद में कर लेना। जाओ, आयशा को रूम में ले जाओ, मैं मुलाजमा से कहकर जूस भिजवाता हूँ। जाओ मेरा बच्चा। शहरयार ने इसे टालते हुए उठाया। क्या तकलीफ है तुम्हें? मना कर रहा था कि इसके सामने मुंह मत खोलो। फिर इसके उठने के बाद शहरयार ने उदैत को गर्दन से पकड़ा। आप बता नहीं रहे तो मैं क्या करता? लगता है अब आदिल को घेरना पड़ेगा। खबरदार जो कोई ऐसी हरकत की, तुम पहले भी इस पर हाथ उठा चुके हो। तब की बात और थी, मगर अब वो अमसाल का शौहर, इस लिहाज से इज्जत और तमीज से पेश आया करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने अब इससे बदतमीजी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? शरियार ने सख्ती से कहा। ठीक है, उसने मुंह बनाया। और येले की फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा इसे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर होती तो डेफिनेटली तुमसे शेयर करता, इसलिए इस बात को दिल में मत रखना। बेफिक्र रहो, मैं हर वक्त इसके साथ होता हूँ। जी भाई। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। रात का 1 बज रहा था और वो अभी तक जाग रही थी। आदिल के जाग जाने के ख़्याल से खामोशी से लेटी मोबाइल की टून बंद करके काफ़ी देर तक गेम खेलती रही। इससे उकताकर उसने मोबाइल साइड पर रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी होकर बालों के मुख्तलिफ स्टाइल बनाने लगी। ऐसा करती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप किट उठाकर ट्राई करने लगी, मगर नाइट बल्ब ऑन होने की वजह से अक्स वाज़ेह नहीं आ रहा था। तो इसे छोड़कर बेड की पालती वाली साइड पर लेट गई। लोग तो महबूब के हिजर में जागते हैं, मैं किस खुशी में जाग रही हूँ? मेरा तो यहीं सो रहा है। आदिल को देखते हुए उसने सोचा, कितनी लंबी रात हो गई है, खत्म ही हो नहीं हो रही। वैसे कितना मुश्किल होता होगा ना जागना बेचारे आशिकों के लिए, इसीलिए तारे गिनते होंगे। ऐसा करती हूँ, मैं भी थोड़े से तारे गिनती हूँ। वो हौले से बेड से उतरकर खिड़की के पास आई और खोलकर खड़ी हो गई। ये मिक्स क्यों हो रहे हैं? दोबारा शुरू करती हूँ। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वो झुंझलाई। क्यों नहीं गिन पा रही? उफ यले उफ। उसने माथा पीटा। शायद मैं आशिक नहीं हूँ, इसलिए मसला हो रहा है। दांतों तले उंगली दबाते हुए उसने सोचा, चलो छोड़ो, मुझे लगता है आज ज्यादा निकले हुए हैं। जिस दिन कम हो तब गिन लूंगी। कौन सा, कहीं भागे जा रहे हैं? वो वापस आकर अपनी जगह पर लेट गई। क्या मुसीबत है, ये नींद क्यों नहीं आ रही? कुछ देर तक करवटें बदलते रहने के बाद उठकर आदिल के साइड पर आई और पानी का जग उठाकर ग्लास में डालकर पिया, और बचा पानी वहीं गिराते उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आधी रात को बदरूहों की तरह वहीं भटक रही है। पानी पीकर वहीं टहलने लगी कि इसी पर इसका पैर फिसला और धड़ाम से नीचे आई। बेड का कोना इसके माथे पर लगा। सदा शुक्र के जिस जगह इसका सर लगा वहां कंबल था, इसलिए चोट से बचत हो गई। शोर की आवाज से आदिल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ यले, ठीक हो? उसको पेशानी मसलता देखकर आदिल ने तशवीश से पूछा, तो उसने उस बात में सर हिलाया। यहाँ क्या कर रही हो, और गिरी कैसे? हाथ पकड़कर इसने उठाया और गीले हाथ साफ किए। पाँव फिसला है मेरा, इतनी जोर से चोट लगी है। उसने रोनी सूरत बनाई। अपने इर्द गिर्द कोई लाड उठाने वाला पाकर वो एकदम ही नाजुक अंदाम बन जाती थी। अब तक क्यों जाग रही हो, सोई नहीं? उसकी पेशानी सहलाते हुए आदिल ने कहा। पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। लगता है मुझे भूख लगी है। बेबसी से उसे देखा। डिनर नहीं किया था? आदिल ने उठते हुए पूछा। नहीं, भूख नहीं थी तब।
अच्छा, मैं देखता हूँ किचन में अगर कुछ मिल जाए या फिर कुछ बनाकर लाता हूँ। वो पानी पर से पैर बचाता बाहर की तरफ बढ़ा। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। जैसे ही वो उठकर इसके पीछे जाने लगी, फिसल कर दोबारा नीचे गिरी। या अल्लाह यले क्या हो गया है? लगी तो नहीं? उठो। वो जो दरवाजे के पास पहुंच चुका जल्दी से वापस आया। मैं दोबारा गिरी हूँ यहाँ से, मुंह बसोरकर उसने गोया इतला दी। मैं आके पूछता हूँ, आदिल ने बाहर निकलते हुए कहा। क्या पूछना है और किससे? अमसाल ने नासमझी से रुककर इसे देखा। पानी से पूछूंगा जिस पर से तुम गिरी हो। बाहर जाते जाते उसने जवाब दिया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुछ देर बाद जब बात समझ आई तो वो रूहान सी होती इसके पीछे भागी। बिल्कुल भी नहीं, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो रात का सालन बचा हुआ पड़ा था। सालन तो पड़ा है मगर रोटी ठंडी हो गई होगी। चावल गर्म कर दूं? उसने हॉटपॉट खोलकर देखा। तो तुम रोटी ताजी बना दो, लापरवाही से कहती वो उछलकर स्लीप पर बैठी। मैं रोटी बना दूं? आदिल ने हैरानगी से अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, उसने फराख दिली से सर हिलाया। यार, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। वैसे भी मैं अच्छा लगूंगा रोटी बनाते हुए? लो, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? भाई, रोटी बनाना एक आर्ट है, एक इल्म है, एक फन है जिससे मैं ना आशना हूँ। अब मैं ला इल्म हूँ तो तुम्हें तो आना चाहिए ना। मियाँ बीवी दोनों पुअड़ होंगे तो गुजारा कैसे होगा? तो एक काम करो ना, ये आर्ट तुम सीख लो। रात के पिछले पहर दोनों किचन में खड़े रोटी पर बहस कर रहे थे। जल्दी करो ना, मुझे फिर सोना भी है। नहीं बनानी आती तो यूट्यूब से देख लो। एक मिनट, मैं रेसिपी ढूंढती हूँ। उसने यूट्यूब से सर्च करके वीडियो इसके सामने की। काफी देर तक वीडियो देखने के बाद उसने फ्रिज से गूंदा हुआ आटा निकाला। छोटे छोटे पेड़े बनाए। वो अलग बात थी कि वो पेड़े कम और टेढ़े मेढ़े ज्यादा बने थे। रोटी बेल कर तवे पर डाली तो वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का नक्शा लग रही थी। जिनको मिलाने के लिए दरमियान में एक पतली सी लंबी रेहडारी बनी हुई थी। आदिल ने बेचारगी से रोटी को देखा और फिर अमसाल को जो सलीब पर बैठी हिदायत जारी कर रही थी। उसने रोटी उतारकर इसके सामने रखी और गर्म किया हुआ सालन भी उठाकर इसे पकड़ाया और खुद दूसरी रोटी बनाने की तैयारी करने लगा। आधी रात को उठकर खाने का मजा ही कुछ और होता है ना? मुझे क्या पता हनी, मैंने आज तक नहीं खाया। वाकई? हाँ बिल्कुल, अगर कभी डिनर ना कर सकूं तो भी मैंने कभी रात को उठकर नहीं खाया। कमाल है, मैं तो अक्सर खाती हूँ, हमेशा शहरी भाई बनाकर देते थे मुझे। चेक करो अपने हाथ की पहली रोटी। अमसाल ने निवाला बनाकर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम ऑलरेडी मेरी बहुत सी आदतें बिगाड़ चुकी हो, अब ये लत ना लगाओ। उसके हाथ से लुकमा लिया। कुछ नहीं होता, जस्ट चिल। शादी के बाद अमूमन लड़कियां किचन में जाकर कुछ मीठा बनाती हैं। तुमने रोटी बनाकर रिवायत ही बदल दी। शरारत से कहते हुए स्लेब से उतरी। यले, मैं लड़का हूँ, काम करवाते काम करवाते हुए जहन में नहीं रखती, मगर अब यूं मेरा जेंडर तो ना चेंज करो यार। उसने सदमे से इसे देखा। हाउ क्यूट डियर हनी, मैं जा रही हूँ। ये किचन समेट कर आ जाना, वरना सुबह तहकीक हो रही होगी कि रसोई में कौन था। चूंकि रात सिर्फ खाना मैंने ही नहीं खाया था, तो कदमों के निशानात हमारे कमरे के बाहर आकर रुकेंगे। आगे तुम समझदार हो। खिलखिलाती हुई अपना मोबाइल उठाकर ये जा वो जा हुई। महबूब तो सभी के होते हैं, लेकिन बेमिसाल सिर्फ मेरा है। जेरे रब बड़बड़ाकर हल्का सा मुस्कुराया और बर्तन समेटने लगा। तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? शामीन इसकी बात सुनकर भड़क उठी थी। अच्छे से जानती हूँ, रामीन ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नहीं, तुम नहीं जानती। अगर जानती होती तो इतनी बड़ी बात ना करती। भूल गई हो कि तुम किस खानदान से बिलोंग करती हो? अगर याद होता तो ऐसा ख्याल जहन में भी ना लाती। ओ कम ऑन आपी, मुझे अच्छे से याद है और मैं कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं कर रही हूँ। मीडिया स्टडी कोई जुर्म ने तो नहीं है जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। मीडिया स्टडी कोई जुर्म नहीं है, मगर तुम जिस खानदान की बेटी हो, इसकी बेटियां बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती और तुम सीधा शोबिस में छलांग लगा रही हो। इतनी बोल्ड कब से हो गई कि इतना आगे तक का सोच लिया? और सोचा तो एक तरफ इस पर अमल करने को चल पड़ी हो। शामीन का बस नहीं चल रहा था, इसको एक आधा जड़ देती।
پلیز آپی، کس دور کی بات کر رہی ہیں؟ زمانہ بدل چکا ہے اور آج کل لڑکیاں ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور ہم بھی انہی لڑکیوں میں سے ہیں۔ کوئی انوکھی تو نہیں ہے۔ شامین تو اسے کے لاپرواہ انداز کو دیکھ کر رہ گئی۔ رامین میری بہن دیکھو، ٹھیک ہے زمانہ بدل چکا ہے، لڑکیاں ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں شوبز سے وابستہ لوگوں اور خاص طور پر لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ صرف انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور بس۔ زمانہ چاہے جتنا بھی بدل چکا ہو، لوگوں کے خیالات وہی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے 90% لوگوں کے سامنے اگر اس فیلڈ کے لڑکے کو داماد یا لڑکی کو بہو بنانے کی بات کرو گی تو دامن بچا کر نکل جائیں گے۔ اور ایک منٹ کے لیے اس سب کو سائڈ پر رکھ کر اپنے گھر کو دیکھو تو تمہیں کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ کیا لگتا ہے اگر تمہیں شہر جا کر یونی میں پڑھنے کی پرمیشن مل گئی ہے تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے اس حویلی میں کچھ عرصے سے بہت کچھ بدلا ہے، مگر ابھی اتنے بھی آزاد خیال نہیں ہوئے کہ تمہیں میڈیا اسٹڈی کی اجازت مل جائے گی۔ شامین نے اسے رسان سے سمجھایا۔ کیوں آپی، کیوں اجازت نہیں ملے گی؟ اگر امثال کو سب کچھ کیا بہت کچھ کرنے کی اجازت ہے اس حویلی میں تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ تو تم امثال سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں ہو؟ شامین اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم امثال نہیں ہو، تم رامین ہو، اس حویلی میں پیدا ہوئی ہو۔ بہت سے اصول، بہت سی روایات ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ تمہارے شہر یار عدید اور بازل جیسے بھائی نہیں ہیں جو تمہاری ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھتے ہیں، تمہاری ایک آواز پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ نہ ہی راسم شاہ جیسا باپ ہے کہ تم جو بھی کرو گی وہ تم سے پوچھ کچھ نہیں کریں گے، الٹا تمہیں سپورٹ کریں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جانتی ہوں میں امثال نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی طرح میرے کوئی لاڈ اٹھانے والا ہے، اور سچ کہوں آپی تو میں اس سے مقابلہ کر بھی نہیں رہی اور نہ ہی جیلس ہوں اس کو اتنے سارے لوگوں کا پیار ملنے پر۔ میں بس اس کی طرح بننا چاہتی ہوں، نڈر، کانفیڈنٹ، کتنا اعتماد ہے اس میں، کتنے دھڑلے سے بڑا کام کر جاتی ہے، اور مجال ہے جو ذرا سی بھی کہیں کمزوری پڑتی ہو، چاہے کوئی شرارت کرنی ہو یا پھر کچھ اور، وہ اس لیے کہ اس کو باپ بھائیوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ بھائی ماتھے پر بل لائے بغیر سنبھال لیں گے۔ میری جان تم سمجھو تو اس بات کو، اگر تم زریاب لالا یا دریاب سے بات کرتی ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں اگلے ہی دن یونی جانے سے بھی منع کر دیں گے۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ جو پڑھ رہی ہو اس سے بھی جاؤ؟ اتنے میں امان کمرے میں آیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ کیا بات ہے؟ جھگڑتی کیا بات ہے، جھگڑ رہی تھی کیا؟ امان نے خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ رامین، اور اپنے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات کو نکال دو، تمہارے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ اس کے جانے کے بعد امان نے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، امثال بننے چلی ہے۔ یار پلیز سمجھاؤ اسے، ہم سے ایک نہیں سنبھلتی، اسے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں۔ میں سنجیدہ ہوں سائیں۔ شامین نے اسے گھوری دکھائی۔ وہ سب حاجرہ شاہ کی ہدایات پر سائیں ہی کہتی تھیں، سوائے امسال کے جس نے ایک کان سے سن کر اسی کان سے واپس نکال دیا تھا، دوسرے تک جانے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ہاں تو میں بھی سنجیدہ ہوں واقعی شامین، ہم مزید کوئی یلے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ کہہ کیا رہی ہے؟ میڈیا اسٹڈی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، شامین نے سر جھٹکا۔ اوہ، امان خاموش ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد امان نے پوچھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اگر لالا یا دریاب سے کہیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا ری ایکشن دیں گے۔ اب وہ شہریار عدید بھائی تو ہے نہیں کہ اس کے ہر جائز ناجائز بات مان لیں گے۔ شامین نے ٹھنڈی سی سانس بھری۔ یقیناً یہ خیال بھی اسے امثال کو دیکھ کر ہی آیا ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے اس کو یوں آزادانہ گھومتے پھرتے دیکھتی ہے، اور اب تو وہ آفس بھی جانے لگی ہے تو یہ بھی ضد کر رہی ہے کہ اسے بھی اپنی مرضی سے پڑھنا ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، خود ہی سمجھ جائے گی۔ امان نے اس کے بال
कानों के पीछे अड़सते हुए नरमी से कहा तो उसने सर हिला दिया कि इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। वो दोनों मॉल में घूम रहे थे। इनसे कुछ फासले पर गार्ड्स भी इनके पीछे ही आ रहे थे। सारे मॉल का दोबारा चक्कर काटकर और दुकानदारों को तिगनी का नाच नचाकर इन्होंने वापसी का फैसला किया। तुम चलो, मैं ज़रा मोबाइल को देख कर आती हूँ। अम्साल सामने दुकानदार की तरफ गई, तो बाज़िल ने गार्ड्स को इसके पीछे जाने का इशारा किया और खुद वहीं खड़ा होकर इसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो दुकान से निकली, तो वो भी पलटा और बेध्यानी से पीछे आती लड़की से जा टकराया। ओए अंधे हो क्या? देखकर चलो। स्टूपिड, वो लड़की धक्का देते हुए नकुवत से कहती चल दी। वो जो सोच रहा था कि माजरत कर ले, इसके अंदाज को देखते हुए भागकर इसके पीछे गया और इसके कदम से कदम मिलाकर इसकी तरफ देखते हुए चलने लगा। अमसाल हैरानी से वहीं खड़ी होकर इसे देखने लगी। क्यूटी पाई, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ, अमसाल को खड़ा देखकर कहा। नजर अलबत्ता अभी भी इसी लड़की पर टिकी हुई थी। क्या मसला है? वो लड़की इसको मुसलसल साथ चलता देखकर झुंझलाई। वो दोनों थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे, मगर बाजिल की पोजीशन में फर्क नहीं आया था। व्हाट नॉनसेंस! वो लड़की रुककर धाड़ी। क्या हुआ बाजी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुम ये मेरे साथ क्यों चल रहे हो और मेरी तरफ देख क्यों रहे हो? वो आपने खुद ही तो कहा है, बाजिल ने सर झुकाते हुए कहा। व्हाट? मैंने कब कहा? उसकी आँखें फैलीं कि अगर कोई सुन लेता तो क्या सोचता? वो अभी आपने खुद ही तो कहा कि देख कर चलो, फिर आप तो इतनी सोहनी भी हो। बादल ने दुपट्टा मिस्र न होने पर दाँतों तले उँगली दबाकर शर्माना चाहा। वो लड़की एकदम ही सुर्ख पड़ी, माथे पर पड़े बालों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो सुर्ख शर्म से नहीं, गुस्से से हो रही है। हाउ डेयर यू ब्लडी इडियट, गधे! इससे पहले वो थप्पड़ मारती अमसाल ने इसका हाथ पकड़ा। क्या है? इसको यूं अपना हाथ रोकता देखकर खौफज़दा होते हुए उसने अपनी भड़ास इस पर निकालनी चाही। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट? उसकी संजीदगी को देखकर वो अंदाजा ना लगा पाई कि वो मजाक कर रही है या संजीदा है। क्या हुआ? क्यों हाथ उठा रही थी? अमसाल ने सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा। तुम्हारा ये बावला बॉयफ्रेंड तंग कर रहा था मुझे। इन दोनों को देखकर वो यही अंदाजा लगा पाई। ओ बीबी जरा थाम कर, भाई है मेरा, तो फिर अपने भाई को समझाओ, कमीना लाइन मार रहा है मुझ पर। उसने इसके सितारे वाकई ही गर्दिश में थे, जो पहले बाजिल से छिड़ गई बैठी और अब अमसाल को शिकायत लगा रही थी। तुम दिल पर मत लो, ये हमेशा ऐसा ही करता है। क्या मतलब? ये लड़कियों पर लाइन मारता है और तुम्हें पता है, फिर भी कुछ नहीं कहती इसे? उसने हैरत से कहा। हाँ, मुझे क्या, हमारा घर में सबको पता है, ये जहाँ भी जाता है लाइन मारना शुरू कर देता है। बचपन से ही ऐसा करता था। स्कूल में भी टीचर इससे तंग थी। वो लड़की मुंह और आंखें खोले इसे देखने लगी। चलो कोई नहीं, तुम टेंशन ना लो। घर जाकर रिमूवर से साफ कर लेना। मैं आज घर जाकर इसकी पेंसिल ही तोड़ दूंगी। ना होगी पेंसिल, ना ये लाइन मारेगा। पहले तो ये कागज दीवारों और दूसरी चीजों पर मारता था, अब लड़कियों पर भी मारना शुरू कर दिया है। हद है, अमसाल ने सर झटका। व्हाट आर यू मैड? वो एकदम चिढ़ी। उसे इन दोनों की जहनी तवाज़ुन बिगड़े होने पर शक गुजरा। नहीं जी, हम तो नहीं, अलबत्ता हमारे घर में बहुत सारे हैं, बादल ने मासूमियत से कहा। क्या? उसने बेसाख्ता पूछा। वही जो आप बोल रही हैं। तो वो तुम्हारे घर में क्यों है? तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते? ऐसे लोगों खतरनाक भी हो सकते हैं, इनके घर पागल रहते हैं। ये बात ही इसके लिए हैरानी का बाइस थी। हमने खुद इन्हें रखा हुआ है। गरीब लोग हैं, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, अमसाल ने कहा। तो तुम लोग इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं भिजवाते? उसने हैरानगी से पूछा। शायद इसीलिए ये भी उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। इसने बेअख्तियार सोचा। अगर हॉस्पिटल भिजवा देंगे तो घर के काम कौन करेगा? और वैसे भी हॉस्पिटल वालों ने क्या करना है? इनको अगर चाहिए होंगे तो वो खुद अरेंज कर लेंगे। अमसाल ने इसे अच्छा खासा घुमा दिया था और ये भी
भूल गई कि वो यहाँ खड़ी क्यों थी। इस लड़की की हालत देखते हुए बादल ने कहकह दबाने को इधर-उधर निगाह दौड़ाई तो कुछ फासले पर आफ़ीन आलम को खड़ा पाया। उसके चेहरे के नाक़ाबिले फ़हम तासुरात से समझ गया कि वो काफ़ी देर से खड़ा इनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाल कर वो दोबारा अम्साल की तरफ मुतवज्जह हुआ। क्या मतलब तुम लोग इनसे काम लेते हो? इसकी आँखें ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई थीं, भला पागलों से कौन काम लेता है? ज़ाहिर-सी बात है इन्हें काम के लिए रखा है तो काम ही लेंगे ना। अम्साल ने कहा, ये तो ज़ुल्म है, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लग रहे हो, इसके बावजूद तुम लोग ऐसा काम करते हो, इसे अफ़सोस हुआ। तो हम लोग इन्हें तनख्वाह भी तो देते हैं ना। किनको? उसने नासमझी से पूछा। मुलाज़िमों को। उसकी हालत की पेश नज़र अम्साल को लगा ये सारा रायता अब समेट लेना चाहिए। कौन-सी मुलाज़िमाएँ? उसको अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। मेड का पूछ रही थी तो मेड मतलब मुलाज़िमा। अम्साल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मेड मतलब मुलाज़िमा वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। व्हाट? अगले ही लम्हे वो उछली। आर यू मैड? इडियट जाहिल गुस्से की शिद्दत से इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर बैठे। नहीं जी बताया तो है हम मैड नहीं हैं हमारे शट अप डोंट से अ सिंगल वर्ड। इसको फिर से शुरू होता देखकर वो चीखी। मतलब वो इतनी देर से क्या बात कर रही थी और वो क्या कर रहे थे। आर यू ओके? अम्साल फिक्रमंदी से इसी की तरफ बढ़ी। जस्ट शट अप एंड लीव इट राइट नाउ। आई सेड लीव। उनको खड़ा देखकर वो चिल्लाई। अम्साल बजाए जाने के इसकी तरफ बढ़ी। ये मेरे भाई पर हाथ उठाने की छोटी सी सजा थी। अब मेरी एक बात अच्छे से पल्ले बांध लो। तुम्हें शायद किसी ने गलत बताया है कि तुम कोई बहुत ही हसीना टाइप की लड़की हो जो तुमसे लड़के जानबूझकर टकराते हैं। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। जहाँ बहुत से गलत होते हैं वहीं बहुत से शरीफ भी होते हैं। आइंदा इस बात को ज़हन में रखना समझी। उंगली उठाकर इसे वार्निंग देती पलट गई। आफ़ीन शौक़-ज़दा खड़ा था। वो नया मोबाइल लेने आया था। मॉल में दाख़िल होते ही इसकी नज़र बादल पर पड़ी जो एक लड़की के साथ-साथ चलता आ रहा था। अभी वो खड़ा इन्हें देख ही रहा था। इसे सीढ़ियों से अम्साल उतरती दिखाई दी। जब लड़की ने इसे थप्पड़ मारना चाहा तो अम्साल ने इसका हाथ रोका। दूर खड़े होने की वजह से इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो वो चलता हुआ इनके पीछे जा खड़ा हुआ। जो कुछ इसने देखा और सुना था, वो किसी भी अच्छे खासे नॉर्मल बंदे का दिमाग घुमाने को काफ़ी था। तुम्हारा शौहर कहाँ है? हाजरा शाह ने खदीजा बेगम की गोद में सर रखे लेटी अमसाद से पूछा। वो आज भी आधे दिन बाद ही वापस आ गई थी ऑफिस से। शहरयार ने भी इसको नहीं रोका था कि इसकी जान भी सूली पर लटकी रहती है जब तक वो खैरियत से घर ना पहुंच जाती। मुझे क्या पता दादू लापरवाही से कहती वो दोबारा मोबाइल में घुसी। आय हाय लड़की शौहर है तुम्हारा और कैसे लापरवाही से बोल रही हो कि मुझे क्या पता। हाजरा शाह को तो यूं जवाब देने पर धचका लगा था। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इन्होंने छड़ी से टहुका दिया। खाला अब आप देख लें अपनी सास को चैन से बैठने भी नहीं दे रही। जीना मुश्किल किया हुआ है कभी ये तो कभी इनकी बहू। मेरी खुशी इन्हें अच्छी नहीं लगती। उसने मुंह बनाकर खदीजा बेगम को शिकायत लगाई। बीबी तुम्हारे भले के लिए ही पूछ रही हूँ। तुम्हारा शौहर कल से घर नहीं आया। आज भी सारा दिन गुजर गया है और तुम बेफिक्री से घूम रही हो। ऐसा क्या काम आन पड़ा है जो वो 2 दिन से घर ही नहीं आया? कुछ काम था इसे रात लेट हो गया था तो मैंने ही कहा था कि शहर वाले घर में ही सो जाओ। कहाँ इतनी रात को घर के खाता फिरेगा। देख पुत्र शौहर की तरफ से इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। ख्याल रखा करो। ये छोटी मोटी बातें ही शौहर के दिल में बीवी के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करती हैं। यार दादू कहीं नहीं जाता। आपका पोता आना तो यही है। अगर कहीं गया भी तो मैं देख लूँगी। पूछो इससे वो कहाँ है? वो शायद टालने वाली नहीं थी। अभी इसी से ही बात कर रही हूँ। आ रहा है बस पहुँचने वाला ही है। अम्साल ने कहा तो इनकी तेवड़ियाँ चढ़ीं। ये किस तरह से बात कर रही हो शौहर से तेरा? कोई सहेली नहीं जो यूँ बोल रही हो। कोई इज़्ज़त लिहाज़ नहीं। हमारे दौर में तो औरतें अपने खावंदों के नाम लेने से भी शर्माती थीं और तुम कैसे मुँह फाड़ कर बोल रही हो? हाँ, आप तो मुन्ने के अब्बा, मुन्नी की अब्बा कहती होंगी। अब मैं ए जी, ओ जी, सुनो जी कहती अच्छी लगूँगी? वैसे भी वो दौर चला गया है। अब तो जानू-मानू का दौर है।
अमसाल ने कहते हुए आँख दबाई। दौर भी वही है और रिश्ते भी वही, बस अदब और लिहाज़ ख़त्म हो गया है। इन्होंने सर झटका। छोड़ें दादू, हमें क्या लेना है? क्यों नहीं लेना देना? आज के बाद मैं तुम्हारे मुँह से नाम ना सुनूँ। साईं कहकर बुलाया करो। इन्होंने सख्ती से कहा। अमसाल ने बजाय हामी भरने के केके लगाया। ना मैंने कौन सा लतीफ़ा सुनाया है जो तुम दाँत निकाल रही हो? इसे हँसता देखकर इन्होंने घर का साईं हाउ ओल्ड, ऐसा लगता है जैसे कोई 60-70 साल का कोई मलंग टाइप बंदा है। ज़रा सोचें कैसा मंज़र होगा जब मैं आदि को कहूँगी साईं आप खाना खाएँगे? साईं आपके लिए चाय बना दूँ? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा कि मगर इतनी इज़्ज़त मिलने पर आपके पोते ने बेहोश हो जाना है। अमसाल ने हँसते-हँसते कहा। ये तो है ख़ानदान में वाहिद लड़की है जिसने अपने शौहर को बहुत ही हल्का ले रखा है। ख़दीजा बेगम ने हँसते हुए इसे चित लगाई। ना सिर्फ शौहर को बल्कि सास को भी। सानिया ने इसके गोद में सर रख कर लेटने की तरह इशारा किया। सास तो मेरी है ही क्यूट सी, मगर शौहर इतना भी हल्का नहीं जितना तुम लोगों को लगता है। अच्छी खासी घुड़ियां दिखाता है। अब ऐसी भी बात नहीं है, परसों आधी रात को देखा था मैंने किचन में। इन्होंने मुस्कुराते हुए सरगोशी की तो अमसाल एक झटके से उठी। इसका क्या मतलब? मतलब वही है बहू रानी जो तुम समझ रही हो। इन्होंने गहरी मुस्कुराहट से कहते हुए दोबारा इसका सर अपने गोद में रखा। खाला वो ना मुझे भूख लगी थी, रात खाना नहीं खाया था, मुझे रोटी बनानी नहीं आती ना। कुछ देर तक खामोशी के बाद इसने खजल होते हुए सफाई दी। कोई बात नहीं, उस रात खटपट से मेरी आँख खुली थी तो किचन की लाइट ऑन देखकर मैं समझी कि शायद मुलाजमा बंद करना भूल गई है होगी। नीचे आई तो देखती हूँ कि बहू बेटा गप्पियाँ हाँक रहे हैं और बेटा रोटियां बना रहा है। अमसाल ने शर्मिंदा होते हुए जल्दी से इनका दुपट्टा अपने मुंह में रखा। अरे शर्माओ नहीं, वैसे भी जितना अकड़ू और खड़ूस मेरा बेटा था, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता था। इसे तुम्हारी जैसी ही सरफरी ठीक कर सकती थी। तुमसे पहले बार मिलने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि तुम ही इसके साथ सूट करोगी। बहू बनाऊंगी तो तुम्हें ही। और तुमने साबित कर दिया कि मेरी सोच गलत नहीं थी। इसके सारे किस बल निकाल के रख दिए थे। वो दोनों चूँकि आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थीं, इसलिए पास बैठी दूसरी ख़वातीन तक आवाज़ नहीं जा रही थी। पहली सास देख रही हूँ जो बेटे के बजाय बहू की तरफ़दारी कर रही है। इनके पीछे खड़े होकर इनके राज़ व नियाज़ सुनती सानिया ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती जो छुप कर किसी की बातें सुन रही हो? अमसाल ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। आप दोनों काफी देर से सरगोशियां कर रही हैं तो मैंने सोचा सुनती हूँ आखिर क्या चल रहा है। उसने कंधे उचकाए। ये क्या सास बहू खिसर पुसर कर रही हो? काफी देर से देखती हाजरा शाह ने पूछा। बता दूं? खदीजा बेगम ने इससे पूछा। अमसाल ने नफी में सर हिलाया। चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखने के बाद दोनों ने जोरदार कहके लगाया। पर्सनल बातें चल रही हैं, अमसाल ने हंसते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया है दोनों का। वो सर झटक कर रह गई। तुम्हें पता है आज दादू मुझे क्या कह रही थी? आदिल को कॉफी देकर वहीं इसके पास बैठ गई। क्या कह रही थी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी बातों का पटारा शुरू हो गया था। वो कह रही थीं कि तुम सारा सारा दिन गायब रहते हो। अब तो रातों को भी घर से बाहर रहने लगे हो। तुम पर नजर रखूं, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। इनकी बातों को मड़ोड़ तड़ोड़ कर अपने हिसाब से सेट करके अमसाल ने इसके सामने पेश कर दिया। फिर मैंने कहा कि कहीं नहीं जाता। आपका पोता अगर कहीं गया भी तो मैं देख लूंगी। कहीं जाकर मैंने तुम्हारे हाथों मरना थोड़ी है। आदिल ने हंसते हुए कहा। ही समझदार हो। अमसाल ने उसके कंधे पर सर रखा। पता है क्या वो कह रही थी कि आइंदा से आपको साई कह कर बुलाया करूं। तो फिर तुमने क्या कहा? उसने दिलचस्पी से पूछा। जानता था ऊट पटांग ही बोला होगा। मैंने कहा मैं तो कह दिया करूंगी। इतनी इज्जत मिलने पर आपके पोते ने बेहोश हो जाना है। ये तो है वाकई तुम मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती। बाकी सब कैसे तमीजदार और अदब से पेश आती हैं। आदिल ने खाली कप टेबल पर रखते हुए संजीदगी से कहा तो अमसार के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। तुम्हें बुरा लगता है? उसने अफसरदगी से पूछा। जब सबको
بیویوں سے عزت ملتا ہے دیکھتا ہوں تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے تعظیم سے آپ جناب کہہ کر بلائے۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ عادل متبسم سا اسے دیکھنے لگا جو ایک دم ہی سنجیدہ اور میچور دکھنے لگی تھی۔ کیوٹ سی ڈال ناراض ہو گئی ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر خاموش کیوں ہو گئی؟ ادھر دیکھو۔ عادل نے کوئی جواب نہ پا کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر ایک دم سیدھا ہوا۔ تمہاری آنکھیں کیوں نم ہو رہی ہیں؟ سوری، یا مذاق کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں تو ایسے ہی بول رہا تھا کہ جواب میں کیا کہو گی مگر تم تو خاموش ہی ہو گئی۔ مجھے لگا تم واقعی خوش نہیں ہو مجھ سے۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں۔ کیوں بھلا؟ میں اپنے فتنے سے کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ عادل نے اس کی بات سلاتے ہوئے کہا، کیونکہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تنگ ہے۔ اس پر افسردگی کا دورہ پڑ چکا تھا، جو کہتا ہے اسے کہنے دو بلکہ اور تنگ کیا کرو۔ میں تم سے خوش نہیں ہوں، آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت۔ خود سے زیادہ بڑھ کر تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہاری باتیں، نٹکھٹ سی ہنسی اور الٹی سیدھی شرارتیں بہت عزیز ہیں مجھے، اور خاص طور پر تمہارا یہ ڈمپل، اس میں میرا دل تو کیا پورے کا پورا اٹکا ہوا ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ عادل نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی نے کچھ کہا ہے جو چھوٹی سی بات پر اتنا افسردہ ہو گئی؟ نہیں، بس تمہاری بات سے مجھے لگا کہ میں اتنی بگڑی ہوئی ہوں جو تم بھی بول رہے ہو۔ پاگل لڑکی، میں نے مذاق کیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے یہ روایتی شوہروں والا القاب سننے کا۔ جب تم مجھے آدی کہتی ہو نا تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ بس اسی نام سے بلایا کرو، اور میں جانتا ہوں میری بیوی میری عزت بھی کرتی ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتی ہو نا؟ کہتے ہوئے عادل نے اس کی ناک کھینچی۔ کوئی نہیں، بس تھوڑی سی عزت کرتی ہوں۔ وہ فوراً ایسے مکری، شادی کے بعد سے اب تک جب بھی یہ بات کرتا وہ صاف مکر جاتی کہ وہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ یہ بات میری طرف دیکھ کر کرو۔ یہ لو اب۔ امثال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں پھر کوئی دوسری لے آتا ہوں جو ایٹ لیسٹ مجھ سے پیار تو کرے گی اور اظہار بھی کرے گی۔ اتنا ہینڈسم ہوں، اوپر سے اچھی جاب بھی ہے، کوئی بھی تیار ہو جائے گی تو لے آؤ، کس نے روکا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ عادل نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو اس کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ہاں، لے آؤ، اس نے دہرایا۔ پکی بات ہے؟ عادل نے گویا یقین دہانی چاہی۔ ایک دم پکی۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ اس کی فراخ دلی پر غش کھانے کو تھا۔ نہیں بھلا، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کمال ہے، یہ آج سورج کہاں سے طلوع ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ زیادہ نہیں تو میرا منہ تو نوچ ہی لوگی۔ ارے نہیں، تم جب چاہو دوسری کیا تیسری شادی بھی کر لینا، میں منع نہیں کروں گی، بس کچھ انتظامات کر لینا۔ کیسے انتظامات؟ یہی جو کسی میت پر کرتے ہیں، کفن دفن، کھانے پینے اور کل کے چنے اور فروٹ وغیرہ کے۔ کیوں، تم خودکشی کر لو گی؟ عادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب مجھے تمہاری شادی کی اتنی بھی خوشی نہیں ہوگی کہ میں سیدھا خودکشی ہی کر لوں گی۔ اس نے منہ بنایا۔ تو پھر کفن دفن کس کا؟ اس کی حیرانی بجا تھی کہ خودکشی کرے گی ہی نہیں، اور اس کے بارے میں وہ اتنی بڑی بات کر نہیں سکتی تھی۔ اتنا تو اسے یقین تھا۔ تو پھر موت کس کی ہوگی؟ وہی جو تمہاری ہوتی سوتی آئیں گی۔ اس کے لیے کہہ رہی ہوں، تم 5-7 لاکھ لگا کر بیعہ کر لے آنا، میں 5-10 روپے کی گولی دے کر اوپر پہنچا دوں گی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے ارجنٹ سامان کی تو ضروریات تو پڑے گی نا؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ یا اللہ یلے، کتنا بے رحم انداز ہے تمہارا! اس کا لہجہ دیکھ کر اس نے جھرجھری لی۔ شوہر پر نو کمپرومائز، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اپنی نوعیت کا ایک ہی پیس ہو تم، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے تھانے میں کوئی لڑکی بھی کام کرتی ہے؟ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ 2 ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے سوال کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ وہ جانتی ہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ ہاں۔ گڈ۔ وہ سر ہلاتے دوبارہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ ایک منٹ، کہیں تم انسیکیور تو فیل نہیں کر رہی؟ مگر تم کیوں کرو گی؟ انسیکیور تو محبت میں فیل کیا جاتا ہے۔
तुम तो सिर्फ इज्जत करती हो ना, मेरे शौहर हो, अब मैं इनसिक्योर फील नहीं करूंगी तो क्या तुम्हारे थाने की लड़कियां करेंगी? क्या वो बहुत प्यारी हैं? कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोली, कौन? आदिल ने इसे देखा। वही जो तुम्हारे थाने में काम करती हैं। इसकी सुई उन लड़कियों पर अटक गई थी। पागल लड़की, एक 30 की है और एक 40 की, दोनों ही शादीशुदा हैं। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे लगा कि इसके कंधों से बोझ सरक गया हो। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्लियर होने के बाद उसने बेनियाजी दिखाई। जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी बातों को भी। ही अमसाल ने दांत दिखाए। रामीन, मेरा बच्चा, तुम बिला वजह की जिद कर रही हो। फौजिया बेगम ने इसे पुचकारा। वो पिछले आधे घंटे से इनका घुटना पकड़े बैठी थी। अम्मा साईं, उसमें ज़िद की तो कोई बात नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ, आप एक बार बाबा साईं से बात तो करके देखें। जब मुझे इनका जवाब पता है तो मैं क्यों बात करके डाँट खाऊँ? पहले भी इन्होंने तुम्हारी ज़िद पर शहर जाने की इजाज़त दी है। अब तुम नया शोशा छोड़ रही हो। ठीक है, आप ना बात करें, मैं खुद कर लूँगी ज़रियाब लाला से। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। पकड़ कर घर बिठा देंगे, फिर करती रहना पढ़ाइयाँ। इन्होंने सर झटका। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सब समझ रही हूँ। 4 जमातें पढ़कर तुम अपनी सद-बद गँवा बैठी हो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जाओ जाके किचन देखो। आयशा से ज़्यादा काम नहीं होता, थक जाती है तो रामल अकेली होगी। इन्होंने इसकी बात को बीच में ही टोका। जाओ। इसको उठता ना पाकर इन्होंने सख्ती से कहा तो वो मुँह बसोरती उठ गई। डैडी कहाँ गए हैं? आफीन ने कॉल करके रिसेप्शन से पूछा। वो काफ़ी देर से इनके ऑफिस में बैठा था। सर, वो मीटिंग के लिए गए हैं। अच्छा, ठीक है, एक कप कॉफ़ी भिजवा दें, आफीन ने कहा और फ़ोन रख दिया। डैडी वापस कब आएंगे? उसने दोबारा रिसेप्शन पर फ़ोन मिलाया। इसे स्मगलिंग के माल की डिलीवरी के हवाले से बात करनी थी। पता नहीं सर। ओके, वैसे मीटिंग है किनके साथ? येले कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो कुछ दिन पहले कैंसिल हो गई थी। ओह सही, उसने फ़ोन रख दिया। डैडी कह रहे थे कि वो अक्सर शहरयार के साथ होती है, तो क्या आज भी होगी? वो उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़े उल्टे दिमाग की नहीं है? नहीं यार, थोड़े नहीं, पूरे उल्टे दिमाग की है। जब भी मिली है, एक नए रूप में मिली है। उसने मुस्कुराते हुए खुद ही नफ़ी की। जाऊँ या नहीं? अगर डैडी ने पूछा लिया कि क्यों आया हूँ, तो क्या कहूँगा? ऐसा करता हूँ, चला जाता हूँ। क्या पता वो आज ही ना हो। 1 मिनट, ये तुम क्या सोच रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जिस काम से आए हो, इसको छोड़कर किन कामों में पड़ने लगे हो? जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलो वापस। अचानक इसके दिमाग में आया। लेकिन एक बार मिलने में क्या हर्ज है? 1 हफ्ता हो गया, उस दिन के बाद से इसे देखा नहीं। दिल ने सलाह दी, हाँ, चला जाता हूँ, मगर डैडी, कुछ नहीं होता, कोई बहाना कर दूँगा। दिल के मानने ते हुए वो टेबल से चाबी और मोबाइल उठाता बाहर निकल गया और रिसेप्शन पर जाकर मीटिंग प्लेस का पूछा तो उसने करीबी रेस्टोरेंट का बताया। ये तो मज़ीद आसानी हो गई। बड़बड़ाता हुआ ऑफिस से निकला। 10 मिनट में वो रेस्टोरेंट पहुंच गया। अंदर आया तो नवाज आलम शहरियार के साथ बैठे थे, मगर इनके साथ अमसाल को ना पाकर मायूसी हुई। उससे पहले वो वापस पलटता नवाज आलम की इस पर नज़र पड़ी तो इन्होंने इशारे से इसे बुलाया। शहरयार, ये मेरा बेटा आफ़ीन है। इन्होंने मुस्कुराते हुए तारुफ़ करवाया। जी नवाज़ साहब, मैं मिल चुका हूँ कुछ दिन पहले और मिस्टर आफ़ीन, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए एक बार फिर माज़रत। दरअसल वो दोनों बहुत लाडले हैं, इसलिए मैं इन्हें टोक नहीं सका। आपका जो भी नुकसान हुआ हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। इट्स ओके, आफ़ीन ने इधर-उधर देखते हुए कहा। लगता है आज नहीं आई। उसने हॉल में नज़र दौड़ाते हुए सोचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आफ़ीन? वो डैडी, मैं खाना खाने आया था। आप हमें जॉइन कर लें, शहरयार ने कहा। श्योर। तो शहरयार साहब, डील डन? जी, बिल्कुल नवाज़ साहब, इंशाअल्लाह इसी हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा, शहरयार ने कहा। लेकिन मुझे ये डील मंज़ूर नहीं है। अमसाल की आवाज़ पर सबने सर उठाकर इसे देखा। वो माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए संजीदा चेहरे लिए खड़ी थी। आफ़ीन बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ बच्चे, कोई मसला है? शहरयार ने उठते हुए पूछा। हाँ बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर
सॉल्व कर लेते हैं, नवाज़ आलम ने कहा। जानते थे अगर इसने मना कर दी तो शहरियार प्रोजेक्ट कैंसल करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। बोलो बच्चे, क्या बात है? उसको खामोश देखकर शहरियार ने पूछा तो अम्साल एकदम हँसी। क्या भाई मज़ाक कर रही थी? मैंने कल एक ड्रामे में देखा था, एक औरत कह रही थी होती है, मुझे ये रिश्ता मंज़ूर नहीं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। आप लोग तो डर ही गए। दिल बड़ा करें यार, उसने हँसते हुए कहा तो नवाज़ आलम ने गहरी साँस ली। आप लोग तो बजाय बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के परेशान हो गए। काश मेरा पार्टनर होता यहाँ तो मज़ा आ जाता। तुम्हारी भाभी ठीक कहती है, अच्छे खासे बंदे को हार्ट अटैक दिलाना ये लेके बाएं हाथ का काम है। शहरियार ने हंसते हुए इसका गाल खींचा। बस कभी गुरूर नहीं किया, कॉलर उचकाते हुए वहीं बैठ गई। लंच का क्या प्रोग्राम है? मुझे भूख लगी है। हम बस ऑर्डर करने लगे हैं। वैसे आपने अपना तारुफ नहीं करवाया, कौन हैं आप? अम्साल आफ़ीन की तरफ घूमी। मतलब दोबारा इसे दिन में तारे दिखाकर वो कह रही थी कि कौन हो? कमाल है, वो सोच कर रह गया। ये मेरा बेटा है, नवाज़ आलम ने कहा। ओह! अच्छा, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? उस दिन मीटिंग रूम में आप मेरा मोबाइल तोड़ने का फरीज़ा सरअंजाम दे चुकी हैं, आफ़ीन ने कहा। खैर छोड़ें भाई, खाना मँगवाएँ। उसने हाथ झटका गोया कहा हो भई तुम्हारा कसूर है, ना रखते टेबल पर। खाना आया तो शहरयार ने प्लेट में चावल और रायता डाला और इस पर सलाद रखने लगा जिसे देखकर आफ़ीन और नवाज़ आलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहरयार ने प्लेट इसके सामने रखी। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से वो चम्मच से खाने लगी वरना कहाँ इसे चम्मच से सब्र आता था। तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? शहरयार ने पूछा। इसको मैंने शाह हाउस भिजवा दिया है। तुम क्यों नहीं गई? ज़्यादा काम नहीं था, स्कूल की टीचर्स मीटिंग थी। आपको तो पता है कि मुझे कितना बोरिंग लगता है ये मीटिंग अटेंड करना, इसलिए इसे भेज दिया। आप क्या करती हैं? आफ़रीन ने अचानक पूछा। लोगों को तंग, उसने खिलखिलाते हुए कहा तो आफ़रीन भी हँस दिया। वो तो मैं देख ही चुका हूँ, उसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा मैं उसके अलावा भी कुछ करती हूँ। उसने सवालिया नज़रों से शहरयार की तरफ देखते हुए आँखें मटकाईं। आफ़ी ने जल्दी से अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। बिल्कुल, मेरा शहज़ादा भी बहुत कुछ करता है, शहरयार ने हँसते हुए कहा। मसलन? उसने गाल पर उँगली रखते हुए आँखें छोटी करके याद करने की कोशिश की। लंबी लिस्ट है, गिनने बैठूँगा तो कई दिन लग जाएँगे। हम कुछ ख़ास काम नहीं करते, बस भाई के साथ ऑफ़िस आते हैं या फिर ऐदी के ऑफ़िस। अभी हम छोटे हैं ना, तो सीख रहे हैं। इसको मुंतज़िर पाकर उसने जवाब दिया। वैसे भी शहज़ादे काम थोड़ी करते हैं, वो तो हुकूमत करने के लिए दुनिया में आते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल, शहरयार ने तायीद की। लंच करने के बाद वो दोनों उठ गए। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? इनके जाने के बाद नवाज़ आलम ने कहा, इसी मंथ के आखिर में एक शिप आ रही है। एएसपी की मदाखलत से बचने के लिए इसका ध्यान कहीं और मोड़ना पड़ेगा। कहाँ? इन्होंने पूछा। अमसाल शाह पर। कैसे? एक अटैक, इसका ध्यान बढ़ जाएगा और हम सुकून से अपना काम कर लेंगे। आर यू श्योर कि ये काम करेगा? ऐसा ना हो वो भड़क उठे। 100% श्योर। आप जानते नहीं उस दिन वो अपनी बीवी को लेकर कितना पोजेसिव हो रहा था। तड़प जाएगा ऐसी वैसी खबर सुनकर और साथ इसे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि महज़ धमकी नहीं दी थी। हो सकता है हमारी बात इसे समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन जो भी करना एहतियात से करना, कहीं पे भी नाम नहीं आना चाहिए। मीडिया का तो तुम्हें पता ही है, बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसा ना हो कि इतने सालों की कमाई इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाए। डोंट वरी डैडी, कुछ नहीं होगा। आप बस किसी अच्छे से शूटर से का बंदोबस्त कर दें। बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं मुराद से कहता हूँ, वो तुम्हें जमशेद से बात करवा देगा, नवाज़ आलम ने कहा। ओए, किस बात का रोग लिए बैठी हो? अम्साल ने मुँह लटकाए बैठी रामीन को सुई चुभोई। वो सब हवेली के पीछे साइड पर बैठी आयशा का काम निपटा रही थी। बीजान ने इसे ज़्यादा देर बैठने से मना किया था और इसको 1-2 दिन में ऑर्डर डिलीवरी करना था। इसलिए इन सब ने इसका हाथ बटाने का सोचा और उस वक़्त वो लहंगे के घेरे पर मोती लगा रही थीं। फरहाद की याद आ रही है? उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर अमसाल ने शरारत से कहा। चलो कोई नहीं, मैं आज दादू से कहती हूँ कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। एक तो घर में हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा और फिर तुम्हारी इस हसरत और यास भरे चेहरे पर रौनक आ जाएगी।
मैं संजीदा हूँ यले, वो मुझे तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है सबकी शादियाँ हो गई हैं, तुम ही सिंगल हो तो दिल तो दुखता होगा, आह तो निकलती होगी, अपनी बेबसी पर रोना तो आता होगा। तुम्हारे इस आखिरी लेवल की समझ-बूझ पर ढेरों लानतें। बेहुदा औरत, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ, रामी ने तपकर कहा। तो क्या फरहाद की जगह कोई और पसंद आ गया है? मगर अब कुछ नहीं हो सकता, निकाह हो चुका है, वो भला इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाली थी। यले ना करो ना, बेचारी पहले ही बहुत परेशान है, सानिया ने कहा। वो तो दिख ही रहा है, अब मुंह से भी कुछ फूटे भी क्यों परेशान है। यार मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ तो कर लो, इसमें परेशानी की क्या बात है। एडमिन ऑफिस जाओ, इनसे बोलो, वो कर देंगे। वहाँ तो तब जाऊँगी जब घर से परमिशन मिलेगी, अम्मा साईं ने साफ मना कर दिया है। क्यों? ऐसे कौन से सब्जेक्ट रखने का सोच लिया जो ज़ालिम समाज उठ खड़ा हुआ है? कहीं कोई नया एटम बम बनाने का तो नहीं सोच बैठी? मीडिया स्टडी, रामीन ने यकलफ़्ज़ी जवाब दिया। ओह! तो तुमने ज़रिया भाई अताया जान से बात की? वहाँ तक तो तब जाऊँगी ना जब अम्मा साईं जाने देंगी, वो पहले ही डर रही हैं कि बाबा लोग तुम्हारी यूँ छुड़वा लेंगे। ऐवें ही छुड़वा लेंगे? अब ऐसी भी बात नहीं है। इन सब को एक साइड पर रख कर तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये सब्जेक्ट क्यों रखना चाहती हो? मैं इसलिए नहीं रख रही कि खुदा न ख़ास्ता मेरा एक्टिंग या मॉडलिंग का इरादा है। मुझे एडवर्टाइज़िंग और मार्केटिंग फ़ील्ड में जाने का बहुत शौक है। मैं एज़ अ एडवर्टाइज़र काम करना चाहती हूँ। तो यही बात जाके इनको मनो-आइन बोलो ना। देखो बहन, इधर-उधर परेशान फिरने से बात नहीं बनेगी। ये चुप का रोज़ा तोड़ो और अपनी आवाज़ अपने बाप-भाई तक पहुँचाओ। अपनी आवाज़ आप उठा अगर ज़िंदों में है तू। हाँ, मगर आवाज़ में एक दर्द पैदा करना हो। सोज़ गज़दाज़ लाना। सदके तुम्हारे मशवरों के सामने रामीन के भाई हैं, अमसाल के नहीं जहाँ से बात मुँह से निकले की देर है और चीज़ हाज़िर, सानिया ने तंज़ किया। ओह यार, ये गलतफ़हमी होती है कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता। सबके ही भाई अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। कोई जताते हैं और कोई नहीं, लेकिन यकीन करो बहनों की खुशियाँ सबको ही अज़ीज़ होती हैं। तुम लोगों को शायद इसलिए भी अपने भाई सख्त और लापरवाह लगते हैं कि तुम लोगों ने कभी लाड उठवाने की कोशिश ही नहीं की। इन ढेर सालों में मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि हवेली के मर्द इतने भी सख्त और बकौल तुम सबके ज़ालिम नहीं हैं, जितना तुम लोगों ने इन्हें बना दिया है। मुझे तो आज तक किसी ने झड़का ना तो दूर की बात सख्त नज़रों से नहीं देखा और ना कभी तुम लोगों को डाँट खाते देखा है। हाँ, शुरू में इसका भाई थोड़ा खड़ूस था, मगर अब तो वो भी नहीं रहा। थोड़े नहीं, लाला तो सारे के सारे खड़ूस और गुस्से वाले थे। ये तो तुम्हारे आने के बाद ही इनकी काया पलटी है, वरना इनके धाड़ आए रोज़ इस हवेली में गूँजती थी, जिसका शिकार या तो कोई मुलाज़िमा हो या फिर मैं और ज़ारी। सानिया ने मुँह बनाते हुए बोला। हाँ, इनकी धाड़ तो मैं पुलिस स्टेशन में सुन चुकी हूँ, अम्साल ने हँसते हुए कहा। क्या मतलब, तुम थाने का भी चक्कर लगा चुकी हो? रामीन अपना दुःख भूलकर मुतवज्जे हुई। हाँ ना, यहाँ आने से पहले कुछ दिन पहले मैं और बाजी गए थे। हम दोनों ने रेस लगाई थी। ओवर स्पीडिंग की वजह से नाके पर पुलिस एहलकार पकड़ कर ले गए थे। अमसाल ने हंसते हुए पूरी बात बताने लगी। ओह मेरे खुदाया, यले क्या चीज हो तुम। रामीन ने हंसते हुए इनके सामने चाय रखी। काश आपी हम सब भी वहां होती तो कितना मजा आता ना देखने में, जारवा ने कहा। शर्म कर लो लड़की, तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है और कैसे चटखारे ले रही हो। अमसाल ने कहा, यार आप नहीं जानती कैसी कैसी घुड़ियां देखी हैं हमने। एक मिनट, शेरी भाई का फोन है। पास पड़ा फोन बजता देखकर अमसाल ने उठाया। जी भाई, बच्चे तुम्हारी भाभी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही हैं। शहरियार ने पूछा। ये मेरे सामने ही बैठी हैं। आयशा आपू, आपका फोन कहाँ है? अमसाल ने पहले शहरयार और फिर आयशा से कहा। रूम में पड़ा है, बात करनी है, दूं भाभी को?
نہیں وہ میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، شاید لیٹ ہو جاؤں گا، تم عائشہ کا خیال رکھنا، ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی رہنا، لنچ اور ڈنر بھی اپنی نگرانی میں کروانا۔ آج کل یہ بالکل بھی دھیان نہیں رکھ رہی ہے اور ڈاکٹر نے ڈائٹ کی سختی سے ہدایات کی ہیں۔ میں ماما سے بھی کہہ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈائٹ شیڈیول تمہیں میسج کر دوں گا۔ جی بھائی، سمجھ گئی، آپ فکر ہی مت کریں، اب میں جانوں اور بھابھی اور میری بیوی کو زیادہ تنگ مت کرنا، اچھے بچوں کی طرح رہنا۔ آپ کا مطلب ہے میں لوگوں کو تنگ کرتی ہوں؟ وہ ایک دم چیخی۔ کوئی شک ہے؟ شہریار ہنستے ہوئے بولا۔ مت بھولیں اپنی بیوی 12 گھنٹے کے لیے مجھے سونپ رہے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں میری بیوی مجھ سے زیادہ تمہیں عزیز ہے، چلو رکھتا ہوں، خیال رکھنا اپنا بھی اور عائشہ کا بھی، میں لیٹ نائٹ تک آ جاؤں گا، چلیں بھائی، گڈ لک اور بخیر و عافیت سے آ جائیے گا، ہم دونوں ہی اور بھابھی خاص طور پر آپ کا انتظار کریں گی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ عائشہ نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ رات دیر سے آئیں گے اس لیے آپ کا خیال رکھوں، امثال نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے بتایا۔ خیال رکھنے کا بولا کس کو ہے، پہلے تم اپنا تو رکھ لو، ثانیہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں میرے پیچھے خوار ہونا پڑتا ہے۔ میں کیوں ہوں گی، ماشاء اللہ سے میرا بھائی یہ فریضہ بخوبی اور بخوشی انجام دے رہا ہے۔ جیلس پیپل، امثال ناک سکوڑتے ہوئے عائشہ کے لیے جوس لینے اٹھ گئی۔ مراد امثال شاہ کی تصویر بھیجو، آفرین نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، اس دن میں غلطی سے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسی پکچرز کی شاٹ لے کر بھیج دو۔ اوکے سر۔ آپ کو بھیجنی ہے یا نواز سر کو؟ اوہ نہیں یار، مجھے کیوں بھیجنی ہے، جمشید کو بھیج دو، ویٹ کر رہا ہے، اور اسے کہنا کہ اٹیک کے وقت مجھ سے رابطے میں رہے۔ اوکے سر، مگر اس لڑکی کے بھائی جتنے اس سے اٹیچ ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، میں دیکھ لوں گا، اس کی فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے سر، میں بھیج دیتا ہوں، مراد نے کہا تو آفرین نے فون رکھ دیا اور بیلکونی میں جا کھڑا ہوا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر ہنستی ہوئی امثال کے شبہ لہرائی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یونیک اینڈ انٹرٹیننگ، وہ زیر ربڑ بڑھایا، ایک بار یہ معاملہ نبٹ جائے تو ڈیڈی سے بات کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا فون بجا، دیکھا تو جمشید کا نمبر تھا۔ ہاں بولو، اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ سر، ٹارگٹ اس وقت ایک سپر اسٹور کے باہر موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ ساتھ کون ہے؟ ایک لڑکا ہے، ڈرائیورز اور کچھ گارڈز۔ اور تم کہاں ہو؟ میں سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر، وہ لڑکی عین میرے نشانے پر ہے، لگا دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں فی الحال جان نہیں لینی، بس خوفزدہ کرنا ہے۔ اس لڑکی کو ایک خراش تک نہیں آنی چاہیے، لیکن ہرٹ اتنا قریب سے کرنا ہے کہ موت کو بہت نزدیک سے دیکھے، کئی دن تک اپنے حواسوں میں نہ لوٹ سکے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یس سر۔ سر، ادھیڑ عمر ڈرائیور اس کے پاس ہی کھڑا ہے، کہتے ہیں تو اڑا دوں کسی کی دردناک موت، اور وہ بھی آنکھوں دیکھی، انسان کئی ہفتوں تک ہوش میں نہیں آ سکتا ہے، یہ تو پھر نازک سی لڑکی ہے۔ اوکے کر دو۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد آفرین نے کہا تو وہ نشانہ لینے لگا۔ کیا بھائی، کتنا سستا موبائل رکھا ہوا ہے، میری گیم بند ہو گئی۔ امثال نے موبائل کو سائڈ سیٹ پر رکھا، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اس کے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ بچے، اس کی بیٹری پہلے ہی فل نہیں تھی، پھر جتنے ٹائم سے تم کھیل رہی ہو لو ہی ہونی تھی، آئندہ سے چارجر ساتھ رکھیے گا، اوکے باس؟ رکے رکے، امثال اچانک آگے ہو کر چلائی تو ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ کیا ہوا یلے؟ شہریار نے کہا۔ بھائی وہ دیکھیں، ٹیڈی بیئرز مجھے لینے ہیں، تم گاڑی میں ہی رہو، میں لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ 7 چھوٹے والے بھی لے کر آئیے گا، 4 چھوٹے اور ایک بڑا، اور سیم کلر کے ہوں۔ چھوٹے کیا کرنے ہیں، وہ تو بچوں کے ہیں۔ تو میں اپنے لیے تھوڑی نہ بول رہی ہوں، یہ تو میں اپنے بھتیجوں کے لیے لے رہی ہوں۔ سیریسلی؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت کیوٹ ہو تم، شہریار نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ اب جائیں نا، بلکہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ جلدی آئیے گا، شہریار سر ہلاتا گاڑی سے اترا، وہ وہیں بیٹھ کر اسے جاتا دیکھنے لگی۔ شہریار اسٹور میں داخل ہو گیا
تو اس نے رخ موڑ کر سامنے دیکھا جہاں سامنے سے غبارے والا آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ اس نے ڈرائیور کو آواز دی، کریم چچا مجھے غبارے لینے ہیں، آپ پلیز اسے روکیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں روکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا اور غبارے والوں کو روکا۔ چچا ڈھیر سارے لیجیے گا، وہ پرجوش سی کہتی باہر نکلی۔ بیٹی آپ اندر ہی بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ پلیز جائیں، کافی سارے لائیے گا، امثال نے کہا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ شہریار کی طرف سے سختی سے ہدایات تھیں کہ وہ اکیلی باہر نہ نکل پائے۔ شہریار بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جلدی سے واپس مڑا کہ لیے بغیر وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ لیں، اور بچے پلیز آپ گاڑی میں بیٹھو۔ کریم نے ایک ڈوری سے بندھے کافی سارے غبارے لا کر اسے تھمائے۔ اوہو چچا، آپ تو ایویں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ مڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی جب ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ میں پکڑے غباروں میں سے غبارہ پھٹا۔ وہ ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹی، ایک ایک کر کے سارے غبارے پھٹنے لگے۔ بیٹی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، جلدی۔ کریم نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانا چاہا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے سینے کے آر پار ہوئی تو اس نے لڑکھڑا کر گاڑی کا سہارا لیا۔ اندر بیٹھو، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ اپنی جان سے زیادہ اسے امثال کی فکر تھی، جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو گیا تو حویلیوں کے کئی لوگ تو اس کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ چچا، امثال منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے سینے سے نکلتا خون دیکھ رہی تھی کہ یکے بعد دیگرے دو گولیاں اور آ کر لگیں اور وہ زمین پر گر گئے۔ گارڈز جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف آئے اور اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کچھ اس طرف بھاگے جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بی بی گاڑی میں بیٹھیں، جلدی کریں، آپ کو خطرہ ہے، ان میں سے ایک نے کہا، مگر اس کی تو قدم جیسے جم گئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ منٹوں کا کھیل تھا اور ایک ہنستا مسکراتا انسان موت کے آغوش میں جا سویا تھا۔ شہریار کو سیم کلر نہیں مل رہے تھے تو دکاندار نے کہا کہ وہ نیچے بیسمنٹ میں دیکھ لیں۔ بیسمنٹ میں ہونے کی وجہ سے باہر ہوئی کارروائی سے وہ بے خبر رہ گیا۔ بل پے کر کر ٹیڈی بیئرز لیے مسکراتا ہوا باہر نکلا تو باہر کا منظر دیکھ کر ساکت ہوا۔ ہاتھ میں پکڑی چیزیں پھینکتا ہوا وہ اس کی طرف بھاگا۔ ایمبولینس کو کال کرو، یلے ٹھیک ہو؟ گارڈز کو چیخ کر کہتے ہوئے اس نے امثال کو تھاما۔ بھائی کی جان کچھ بولو نا، اس کو بت بنا کھڑا دیکھ کر اسے ہلایا۔ بھائی کریم چچا، بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ یلے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، شاید خوف اور شوق کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ انہیں پرسکون نیند کی ضرورت ہے، انجیکشن دے دیا ہے، کچھ گھنٹوں تک جاگ جائیں گی، آپ چاہیں تو انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر پروفیشنل مسکراہٹ سے کہہ کر چلا گیا۔ شہریار نے اوپر دیکھتے ہوئے ایک شکر بھری سانس خارج کی اور بینچ پر بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈز پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگ کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ دھاڑتا ہوا ان کے سر پر پہنچا۔ صاحب اچانک سے حملہ ہوا تھا۔ ایک نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا تو شہریار کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ تو تمہارے خیال میں حملہ کرنے والا باقاعدہ نعرہ بجا کر آئے گا؟ نہیں صاحب، اس کا مطلب ہے کہ کہیں دور کھڑے ہو کر چھپ کر نشانہ لیا گیا ہے، آس پاس تو سب کلیئر تھا، دوسرے گارڈ نے جلدی سے کہا۔ کریم چچا کا کیا حال ہے؟ صاحب ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، میت کو گاؤں بھجوا دیا ہے، ساتھ زہیر اور اکرم گئے، اس نے 7 گارڈز کا نام لیا۔ اور ہاں صاحب، پولیس آپ کا بیان لینے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ انا للہ و انا راجعون، انہیں کہو حویلی لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں پولیس سے بات کر لیتا ہوں۔